नमस्कार, आपका स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है उसका दौर शुरू हो चुका है। लगातार जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन भरा और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए कल 7 नवंबर को प्रथम चरण का जो चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है वो कल दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि किस प्रकार से बस्तर क्षेत्र में जो आम रहवासी हैं, जो आम वहाँ के किसान हैं, आम लोग हैं, आम जनमानस हैं, उनके ज़हन में किस प्रकार की बातें चल रही हैं। हमने वहाँ पे लोगों से बातें करी हैं और उस लिहाज से जो निकल कर बातें सामने आ रही हैं कि 3 जो घोषणा पत्र अभी निकल कर सामने आए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कहें, चाहे कांग्रेस की कहें या फिर आम आदमी पार्टी और जनता युगी कांग्रेस की, सभी ने अपने घोषणा पत्रों में नाना प्रकार के वादे किए हैं। और जो किसान हैं उन किसानों को फोकस करते हुए इन्होंने अपनी घोषणा पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण का जो केंद्र इन्होंने बनाया है वो किसानों को बनाया है। इसके मद्देनजर मैं सभी की बातें आपके सामने रखने वाला हूं। एक तुलनात्मक तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आने वाली है। और जो किसान हैं, बस्तरिया किसान की बात कहें, सरगुजिया किसान की बात कहें या फिर हम मध्य छत्तीसगढ़ के किसानों की बात कहें, किस प्रकार से उनका जो झुकाव है या उनका जो इंटरेस्ट है वो किस ओर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर, कांग्रेस की ओर या फिर जेसीसी या फिर आम आदमी पार्टी की ओर। क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में 4 महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, 4 महत्वपूर्ण जो पार्टियां हैं, उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है छत्तीसगढ़ की धरा पे। वो अपनी सरकार बनाने का पूरी तरीके से वादा कर रहे हैं। जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी बीते 5 वर्षों से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस की अगर बात कहें तो बीते 5 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार के पहले चुनावी वादे किए थे और उन वादों के आधार पर उनकी सरकार एक बार यहां पर बनी और बनने के पश्चात अगर हम बात कहें, अब इस बरस भारतीय जनता पार्टी ने उनके पूर्व के या कहें 2013 के जो वादे उन्होंने किए थे कांग्रेस ने, उस घोषणा पत्र को एज इट इज आपके सामने परोस दिया है। कितना जनता इस घोषणा पत्र पे या कहें संकल्प पत्र पे भरोसा करती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि किस प्रकार से इन सभी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को फोकस करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में जो किसान हैं उनके मुद्दों को उन्होंने सामने रखा है। आप तो एक बार धान खरीदी की बात कहते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 दफा धान की बुआई होती है, 2 बार रोपाई होती है और 2 बार लुवाई और फिर मिंजाई के साथ उसको बेचने का काम होता है। आपने तो केवल एक बार ही कहा कि हम जो बरसाती जो फसल होता है उसको हम खरीदेंगे, 20 क्विंटल खरीदेंगे, किसी ने 21 क्विंटल कहा, किसी ने 3100 रुपए के भाव में कहा, किसी ने 3200 रुपए के भाव में कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी इनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं ये भी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। लेकिन इसके साथ जब हम इसके बारे में बात करें, इससे पहले मैं आपके सामने रखने चाहता हूं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा को अंततः कांग्रेस की लाइन पर अपना घोषणा पत्र लेकर आना ही पड़ा है। भाजपा ने 2018 का कांग्रेस का घोषणा पत्र चोरी कर लिया, इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। किसानों की कर्जा माफी पर भाजपा खामोश है, अभी अभी भी अपने घोषणा पत्र के आधार पर अगर देखें तो ये खामोश है। 2013 के घोषणा पत्र में इन्होंने 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जो कीमत है देने का वादा किया था, परंतु मुकर गए थे। 2013 में इन्होंने वादा किया था 21 क्विंटल हम धान खरीदेंगे, लेकिन ये 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम धान खरीदेंगे, लेकिन उस वादे पर भी ये खरा नहीं उतर पाए थे। इसके साथ ही आपको बताएं कि भाजपा ने घरेलू सिलेंडर 500 रुपए देने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि आज सिलेंडर का दाम 975 रुपए या 74 रुपए या 1000 के आसपास है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आज के दाम से महिलाओं को सिलेंडर जो है 475 रुपए का मिलेगा। मोदी सिर्फ गरीब महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं, सिर्फ गरीब जो बीपीएल कार्डधारी जो सिलेंडर वाले हैं उनको ये सिलेंडर देने की बातें कह रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने युवाओं को 1 लाख रोजगार देने की बातें कही थी। मोदी ने इसी किस्म की गारंटी देश के युवाओं को दी थी। सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। उस वादे का जो हश्र है वो देख चुका है देश। अब छत्तीसगढ़ इनके झांसे में आने वाले हैं या नहीं, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। इसके बाद आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 18 लाख
पीएम आवास और घर घर निर्मल जल या निर्मल जल जीवन जो मिशन है उसके आधार पर अभियान शुरू करने का वादा किया है। यह सच्चाई है कि रमन सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल में आदिवासी नाले और गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर थे, जिनकी तस्वीरें देश विदेश में मीडिया में भी छापी गई थी। पीएम आवास योजना के तहत वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बार बार पत्र लिखे जाने के बावजूद भी राज्य का हिस्सा नहीं दिया गया था। देखिए, हम किसी पार्टी के फेवर और अगेंस्ट में बात नहीं कर रहे हैं, जो मुद्दे की बात है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 2018 में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जूता चप्पल खरीदी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। ये जगजाहिर है। चरण पादुका योजना के तहत 282 रुपए प्रति नग के हिसाब से जूता खरीदा गया था, जबकि बाजार में उसी कंपनी का जूता 175 रुपए में उपलब्ध रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि अब मोदी जी ने संभवतः फिर से घोटाले की गारंटी देते हुए इस योजना को दोबारा शुरू करने की बातें भी अपने मैनिफेस्टो में कह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चरण पादुका फिर से देने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा लागू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को भाजपा ने चोरी कर लिया, ये आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले मजदूरों को 10,000 रुपए देने का ऐलान करके ये गए हुए थे। इसके साथ ही भाजपा कह रही है कि हम भी देंगे 10,000 रुपए भूमिहीन मजदूरों को। इसके साथ ही जबकि 15 वर्षों तक भाजपा ने कभी खेतीहर मजदूरों की सुध नहीं लिया है, इस प्रकार की बातें भी स्पष्ट है। आपको बताएं कि कांग्रेस जो है सरकार आदिवासी अंचलों में नक्सलियों द्वारा बंद किए गए स्कूलों को खुलवा रही है और आदिवासियों को रोजगार के नए अवसर दे रही है। आज आदिवासी बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चों से कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और मोदी जी आदिवासियों को बकरी देने की गारंटी दे रहे हैं। दरअसल भाजपा आदिवासियों को महज चरवाहा बनाना चाहती है। भाजपा ने इससे पहले 2013 में जर्सी गाय देने का वादा किया था, जो वादा तोड़ दिया। इस प्रकार की बातें भी हैं। भाजपा द्वारा मोदी जी की गारंटी में 57,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती करने का वादा किया है। यह वही भाजपा है जिसके 15 साल के कार्यकाल में शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षित युवा नहीं मिल रहे थे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भाजपा के चहेते लोगों को नौकरियों पे रखा जा रहा था। भाजपा ने सरकार में रहते हुए जो शिक्षकों की एक भी भर्ती जो है वो उन्होंने नहीं की, जबकि कांग्रेस सरकार के द्वारा बहुत सारे भर्तियां की गई हैं। इस प्रकार की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि भाजपा ने कांग्रेस की एक और गारंटी को चुराते हुए मोदी की गारंटी में शामिल कर लिया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए देने का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। कांग्रेस की सरकार ने 2 दिन पहले ही डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा किया था। ये कितना सही है, कितना गलत है, ये भी आप समझ सकते हैं। किस प्रकार से वो जो कार्ड बनाए गए हैं वो कितना कारगर हैं। यह मोदी की गारंटी नहीं बल्कि कांग्रेस की गारंटी की हूबहू कॉपी है। इसके साथ ही आपको बताएं कि भाजपा शराबबंदी को लेकर पूरे 5 साल तक कांग्रेस पर हमलावर रही, लेकिन अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है। ये बात भी सच्चाई है कि लगातार जो भाजपा है चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर बात कही थी, लेकिन आज इतने बरस बीत जाने के बाद भी इन्होंने शराबबंदी नहीं की। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति या रीति पे ये लगातार सवाल उठा रहे थे। लेकिन अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी को लेकर कोई भी बात नहीं कही, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी इनकी बातों पे सच्चाई है। दूसरी बात, राम मंदिर के मसले पर भाजपा जो है वो एक तरह से बहुत नेगेटिव उतर आई है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया है, जबकि राम मंदिर निर्माण जो है वो कोर्ट के आदेश के तहत किया गया है और ट्रस्ट ने बनवाया है। जी, इसके साथ ही मोदी की गारंटी 8 नवंबर जो है वो है कथित पीएससी घोटाले की जांच करवाने का वादा उन्होंने किया है, लेकिन भाजपा शासनकाल के दौरान वर्ष 2005 में हुए पीएससी घोटाले का जिक्र ही नहीं किया है। क्यों? क्या भाजपा नेता बताएंगे कि वो 2005 के पीएससी घोटाले के आरोपियों पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? जी हाँ, ये लगातार अपनी बातों को इस प्रकार से मुखरित कर रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में पीएससी भर्ती में घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी पीएससी में घोटाले हुए हैं। 2005 में घोटाला हुआ है, उन घोटालों का कहीं पर भी जिक्र नहीं आता। ये बात अलग है कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि इस बार के घोटालों की जांच करवाएंगे कि पूर्व में भी किए गए घोटाले हैं उनकी भी जांच की जाएगी। बहरहाल
भाजपा की मोदी की गारंटी में अगर हम बात करें, सबसे हास्यास्पद जो बात है, वादा है, वो है 15 नंबर लगा, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का वादा करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग का गठन और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए सीएम कार्यालय में एक सेल गठित करने का वादा किया गया है। सॉरी, इसके साथ ही आपको बताएं कि भाजपा ये क्यों भूल जाती है कि उनके ही 15 साल के कार्यकाल में 36,000 करोड़ का नान घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, चीट फंड घोटाला, दवा खरीदी घोटाला, मोबाइल खरीदी घोटाला समेत सैकड़ों घोटालों को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही भाजपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार इस कदम हावी है कि खुद सीएम डॉक्टर रमन सिंह जो हैं, जो उस समय के सीएम थे, उनको कहना पड़ा था कि साल भर कमीशन मत लो, तब हमें 30 साल तक राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार की बातें भी सामने आई हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि भाजपा ने घोषणा पत्र में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया है, लेकिन जब ये सरकार में थे तब इन्होंने प्रति एकड़ खरीदी को 15 क्विंटल से घटाकर 10 क्विंटल कर दिया था, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज बाजार में बेहद कम दामों पर बेचना पड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस प्रकार की बातें हैं जो दोनों के बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। इसके साथ हम बात करें कि इन दोनों से एक कदम आगे जो है वो जनता जोगी कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में या कहें स्टाम्प में उन्होंने लिख के दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने 4,000 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया हुआ है, लेकिन कर्जा माफी कहीं पर भी नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो कहीं पर नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि अब आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए स्पेशल क्या किया है, आपके सामने रखने वाला हूं मैं। सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है, देखिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही है। यही वजह है कि लगातार जो किसानों के मुद्दे हैं या जिस प्रकार से किसानों के द्वारा बनाई गई जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसके मद्देनजर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों का फेवर लेते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्जा माफी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन बाकी चीजें जैसे धान के मूल्य को लेकर है, प्रति एकड़ खरीदी की बात है, उनको उन्होंने शामिल किया है, लेकिन कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, इस प्रकार की चीजों को उसमें समाहित नहीं किया है भाजपा ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा टक्कर अगर किसी से मिल रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। लगातार दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात और गुजरात के बाद 3 या कहें 5 राज्यों में चुनाव में सबसे बढ़ चढ़कर जो सामने आ रही है तीसरी पार्टी के रूप में, वो है आम आदमी पार्टी। और उसकी इसी वजह से मोदी सरकार कहें या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इन राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। ईडी का, सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। जो विपक्षी जो खेमा है, विपक्षी जो लोग हैं, नेता हैं, जो इनके खिलाफ में बात करते हैं या कहीं पर इनकी कमजोरी लग रही है, वहां पर ये छापे मारकर उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए अरविंद केजरीवाल के जो बहुत ही करीबी माने जाते थे, ऐसे लोगों को जेल में भेज दिया गया है। उप मुख्यमंत्री की हम बात करें, सिसोदिया साहब की बात कहें या फिर हम संजय सिंह की बात कहें, ये ऐसे लोग हैं जो अभी लगातार जेल में बने हुए हैं और इनके नहीं रहने से भी चुनावी जो कैंपेन है वो प्रभावित हो रहा है। जब इनसे भी इनकी बात नहीं बनी तो फिर इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल है उनको भी जेल अंदर डालने का या कहें चुनावी कैंपेनिंग से उनको दूर रखने के लिए इन्होंने एक पैंतरा अपनाया, जो आप जानते हैं 2 नवंबर को किस प्रकार से कोर्ट के आदेश के बाद, इनकी ईडी की छापेमार के बाद इनको वहां पर ईडी के दफ्तर जाना पड़ा। उसके बाद फिर इनको छोड़ दिया गया बहरहाल, लेकिन गिरफ्तारी की जो संकेत हैं वो लगातार मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल में और नाना प्रकार की चीजों के माध्यम से इस बात को, शंका विशंका को जाहिर किया है कि कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस दौरान इनके जो मैनिफेस्टो है या कहें इनका जो घोषणा पत्र है वो आपके सामने रखने वाला हूं। किसानों के लिए गारंटी, इससे पहले मैं रखने वाला हूं। इससे पहले आपसे निवेदन है, जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं हमसे या जो लोग बाद में वीडियो देखने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। जो बातें इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में की है उन बातों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में। इसके साथ मैं अब घोषणा पत्र रखने वाला हूं। किसानों के लिए गारंटी, केजरीवाल की गारंटी है, जिसमें इन्होंने धान का समर्थन मूल्य देखिए 3600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सभी गांव में धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही है। 3600
रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की बात अपने घोषणा पत्र में कही है। वहीं कांग्रेस ने 3200 कहा है। आम आदमी पार्टी ने 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बातें कही है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज, जो किसानों को अपने धान बेचने में समस्याएं होती हैं, 2 3 5 गांवों को पार करके इनको अपने उस जो समिति बनाई गई रहती है धान खरीदी के लिए, वहां पर इनको बेचना पड़ता है। इन समस्याओं से लगातार किसान जूझते रहते हैं। नाना प्रकार के व्हीकल्स जो होते हैं उनको किराए पर लाया जाता है और किराए पे लाके बहुत दूर वहां पर जाके बेचना पड़ता है, जहां पर धान खरीदी को लेकर बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। अचानक बारिश हो जाता है, अचानक धान आपका गीला हो जाता है, अचानक बहुत सारी समस्याएं होती है जो फेस करता है किसान। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल ने इस समस्या का निजात पाने के लिए इन्होंने एक उपाय खोज रखा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान तो खरीदेंगे, साथ ही हर गांव में धान खरीदी केंद्र बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, धान खरीदी केंद्र हर गांव में बनाया जाएगा। इसके साथ आपको बताएं कि इतना ही नहीं, किसानों के द्वारा लिए गए सभी बैंक व सहकारी समितियों के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। देखिए, सभी किसानों के कहा गया है, सभी किसानों के, और सभी बैंकों में, किसी भी बैंक में जो कर्ज लिया गया है उस कर्ज को माफ करने की बातें कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफी को लेकर कोई बात नहीं कही है। कांग्रेस ने कहा है कि हम कर्जा माफी करेंगे पूर्व की तरह, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपने घोषणा पत्र में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम किसानों का कर्जा माफी करेंगे, किसी भी बैंक में हो, और सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि कोई भी समिति जो है वो सरकारी समिति, सहकारी जो समितियां हैं, उन्होंने अगर कृषि ऋण लिया है तो उनका भी माफ किया जाएगा। ये इस प्रकार की क्लियर बातें कही गई है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जो किसानों के लिए है, मैंने आपको बताया 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात इन्होंने कहा है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि हर गांव में धान खरीदी केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि हम छत्तीसगढ़ में धान 2 बार खरीदेंगे। जी हाँ, मतलब जो ग्रीष्मकालीन आप फसल लगाते हैं, गर्मी में जो धान आप लगाते हैं, उस धान को भी उसी समर्थन मूल्य में खरीदने की बातें कही गई हैं। जो 3600 रुपए में अभी हम बरसात में जो लगाए हुए हैं धान, उसको हम बेचने वाले हैं अगर उनकी सरकार आती है तो वैसे ही ग्रीष्मकालीन जो हमारे धान के फसल रहेंगे उसको भी हम 3600 रुपए में बेच पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसान इसको समझ सकते हैं तो जल्द ही आप समझ जाइए, क्योंकि कल है चुनाव, और कल चुनाव, उसके बाद 17 तारीख को हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। कल का जो चुनाव है वो बस्तर और दुर्ग क्षेत्र के, दुर्ग संभाग के कुछ जिलों को मिलाकर 20 विधानसभा में कल के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, 3 महत्वपूर्ण बात मैंने बता दिया कि ग्रीष्मकालीन जो धान है उसको भी 3600 रुपए में खरीदेगी सरकार, और आपके बरसाती धान को 3600 रुपए में खरीदेगी ही खरीदेगी। इसके साथ ही हर गांव में धान खरीदी केंद्र बनाया जाएगा। किसानों का कर्जा किसी भी बैंक में हो, समितियों का, सहकारी समितियों का कर्जा किसी भी बैंक में हो, वो सारे माफ किए जाएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि खाद, बीज, दवाई किसानों को घर पहुंचाकर दिए जाएंगे। जो भी फसल लगाने के लिए हमको खाद, बीज और जो भी चीजें, दवाइयां लगती हैं, वो सभी को आपके घर पहुंच सुविधा होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर 75% की सब्सिडी दी जाएगी। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं, कल्टीवेटर खरीदते हैं, अगर आप रोटोवेटर खरीदते हैं, ट्रॉली खरीदते हैं, किसानों से जुड़ा हुआ कोई भी संयंत्र खरीदते हैं, कृषि यंत्र खरीदते हैं, उन सभी पे 75% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि सभी वर्गों के किसानों को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। देखिए, ये 200 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट फ्री नहीं कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी किसानों को कृषि कार्य के लिए मुफ्त में बिजली दिया जाएगा। बिजली का बिल आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही बता दें कि किसानों से मक्का तथा लघु वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। लघु वनोपज जो है, मक्का है, इसके साथ ही जो अन्य हम फसल लगाते हैं अपने खेतों पे, इन सभी चीजों को जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, उस समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। अब अंतिम जो बात इन्होंने कही है किसानों के लिए, वो आपके बस्तर क्षेत्र का, सरगुजा क्षेत्र के जो किसान है, सीमांत किसान जिनको हम बोलते हैं, इन किसानों के लिए है, जहां पर तेंदुपत्ता जो है वो जीवन निर्वहन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ऐसे जगहों के लिए ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को खैर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला है, और कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी डाला है, जिसमें इन्होंने बोला है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो तेंदुपत्ता है उसको 5000 रुपए प्रति मानक बोरा खरीदा जाएगा। तेंदुपत्ता जो है उसके लिए 15,000 रुपए जो है वो दिया जाएगा। 10,000 रुपए तक की बातें कही जा रही थी, अभी ये 15,000 रुपए बोल रहे हैं।
₹5,000 प्रति बोरा इसको खरीदा जाएगा, तेंदुपत्ता। जी हाँ, तो इस प्रकार के ये किसानों के लिए घोषणाएं थी जो अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। जो शुरू के 4 वादे मैंने आपको बताए, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपके गांव में। आपके किसी भी गांव में आप रहते हो, वहां पर आपका धान खरीदी केंद्र स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे आपको धान बेचने में समस्या नहीं होगी। समस्या नहीं होगी धान बेचने में, लेकिन वहां के जो आम जो गांव वाले रहेंगे, किसान रहेंगे, ग्रामीण रहेंगे, युवा रहेंगे, उनको भी वहां पर रोजगार मिलेगा। जब उनको एक समिति बनाकर दे दिया जाएगा तो उनके अंदर जिम्मेदारी आएगी, वो पैसे कमाएंगे वहां से, और आपको धान बेचने में सहूलियत होगा, उनको खरीदने में सहूलियत होगा, रोजगार वहां पर डेवलप होगा। इसके साथ ही आपको जो ₹36 प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन एक बात इन्होंने स्पष्ट नहीं की कि कितना जो है क्विंटल ये खरीदने वाले हैं। देखिए, इन्होंने रेट तो बता दिया कि ₹3600 में हम धान खरीदी करेंगे, लेकिन इन्होंने कहीं पर इस बात को नहीं बताया कि हम प्रति एकड़ कितना धान हम खरीदने वाले हैं। तो ये थी अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर में जिस प्रकार से लगातार जो ईडी के छापे हैं अभी लगातार पड़ रहे हैं, रायपुर में जिस गाड़ी में ईडी ने कैश जब्त किया वह पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुख्यमंत्री की छवि खराब करने रचा गया षड्यंत्र, ये कहना है सुशील आनंद जी का। यहां आपको बता दें कि प्रदेश सरकार संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि ईडी ने रायपुर में जिस गाड़ी में कैश जब्त किया वह पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भाई यानी बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर है। ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेतागण और ईडी ने मिलकर छत्तीसगढ़ के चुनावों से जनता का ध्यान भटकाते हुए भूपेश बघेल की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा है। जी हाँ, कुछ देर पहले ईडी ने छापा मारा एक गाड़ी पर और उसमें कैश बरामद हुए, और उस कैश के बरामदगी के बाद ये बात पता चला कि जिस गाड़ी में ये कैश बरामद हुआ है वो बृजमोहन अग्रवाल के नाम से रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही आपको बताएं कि कोर्ट के आदेश पर रस्म अदायगी की बातें सामने आ रही है। जी हां, आपको बताएं कि सरकार के नजर में लोगों को मिल रही बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो फिर मुख्य न्यायाधीश को क्यों लगानी पड़ रही है फटकार। जी हां, आपको बता दें कि किस प्रकार से मरीजों को न्याय दिलाने लगी जनहित याचिका पर जारी है सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश से न्याय की जागी है उम्मीद। लगातार आपको बता दें कि किस प्रकार से ये सर्वव्यापी अखबार में छपी हुई एक खबर है और एक महत्वपूर्ण खबर है जो आपके सामने रखने वाला हूं। छत्तीसगढ़ के स्थापना को 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन राज्य की जनता को सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाने के कारण सरकार की घोर लापरवाही को उजागर करती है। इसी कड़ी में सरकार की मेहरबानी से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होते आ रहा है और सरकारी कागजों में ही लोगों को बेहतर सुविधाएं या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जिसका लगातार उदाहरण बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक संस्थान यानी सिम्स को देते आ रहे हैं। भाजपा से लेकर कांग्रेस सरकार में भी सिम्स की बात दूर, सरकारी अस्पतालों का अव्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है, जबकि स्वास्थ्य के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए की बजट पेश किया जाता है और सरकारी रिकॉर्ड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दर्शाई जाती है, जबकि जमीनी हकीकत में स्वास्थ्य का हाल बेहाल और कहें बदतर है। जिस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है और सिम्स की बदहाली को सुधारने का आदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने के बेंच में सुनवाई करते हुए दी है। पर सवाल उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की फटकार के बाद सिम्स की बदहाली को सुधारने में हाईकोर्ट को सफलता मिल पाएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये सिम्स की ही स्थिति नहीं है, ऐसे जितने भी जिला अस्पताल हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उन सभी जिला अस्पतालों का या डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों का ऐसी ही स्थिति है। आप जब वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतरी की अगर बात कहते हैं तो वहां पर नाना प्रकार के इक्विपमेंट, करोड़ों अरबों के वहां पर इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिए गए हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वहां के कर्मचारियों से बनती है। जब वहां पर इलाज करवाने आप जाएंगे तो आपसे दुर्व्यवहार किया जाएगा, आपको जबरन वहां से रिफर कर दिया जाएगा। जब आपको वहां पर आवश्यकता होगी, वहां पर ऑपरेशन करवाना है, डिलीवरी करवाना है या कोई बड़ा फ्रैक्चर या फिर कोई एक्सीडेंटल अगर केस आते हैं तो वहां पर आपको हमेशा रिफर करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आपके प्रति सहानुभूति ना दिखाते हुए वहां पर रिफर करने की
जो योजना है वो चलती रहती है। यही वजह है कि वहाँ पे जो एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस वो कमा रहे हैं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनका उनके साथ जो टाई अप होता है सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ या कहें उनके कर्मचारियों के साथ और एम्बुलेंस वालों के साथ, ताकि ये जो पैसा है, मोटी रकम जब अस्पताल, जिला अस्पताल या कहें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहें सरकारी अस्पतालों से जब किसी मरीज को रिफर करके भेजा जाता है तो एम्बुलेंस वाला उनसे पैसा कमाता है। इसके साथ ही वो एम्बुलेंस वाले को पहले से पता रहता है कि उनको किस अस्पताल में एडमिट कराना है। यहाँ से सिम्स कह के या सरकारी अस्पताल कह के लेके जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल ना ले जाकर उनको प्राइवेट अस्पतालों में जबरन ढकेल दिया जाता है और भोले भाले जो आदमी हैं वो वहां पर पहले तो ट्रीटमेंट मिल जाए करके वहां पर ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन जब बिल की बात आती है तो बहुत बड़ा बड़ा बिल उनके ऊपर थोप दिया जाता है, जिसमें परसेंट जुड़ा हुआ होता है उस एम्बुलेंस का, उस अस्पताल का जिन्होंने उस अस्पताल को रिफर किया हुआ है। तो इस लिहाज से भी ये जो खबर थी अति महत्वपूर्ण है। हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के द्वारा भी फटकार लगाई गई है कि इस प्रकार की जो बदहाली है उस बदहाली को दूर किया जाए। इसके साथ ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपके सामने अंतिम बात रखने वाला हूं। महादेव ऐप जो सट्टा ऐप है उसमें जब्त की गई है रकम, मोटी रकम छत्तीसगढ़ के गरीब के बैंक खातों में डाला जाए, ये कहना है अमित जोगी जी का। जी हाँ, आपको बता दें कि जो महादेव ऐप के थ्रू, सट्टा ऐप के थ्रू जो पैसों की जब्ती की गई है, उस जब्त किए गए पैसों को जो अमित जोगी जी हैं उनका कहना है कि भाई उसको डाला जाए इनके बैंक खातों में, और इसको लेकर इन्होंने ज्ञापन भी सुपुर्द किया है। इसके साथ ही मैंने आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से लगातार जो उनकी गिरफ्तारी है उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर नाना प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव 17, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, उत्तर भाग में चुनाव जो है वो है 17 नवंबर को, और कल है मतदान 7 नवंबर को। बस्तर संभाग या कहें हल्का सा दुर्ग संभाग 20 विधानसभा क्षेत्रों में, नक्सली क्षेत्रों में चुनाव जो है वो कल है। और जब नक्सलियों की बात करते हैं तो आपको बता दें कि कांकेर में नक्सलियों का मतदान दल पर हमला किया गया है। आईडी विस्फोट में 2 कर्मचारी और 1 सुरक्षा बल जो है वो घायल हुए हैं। जी हाँ, नक्सलियों के द्वारा लगातार चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है और इसके मद्देनजर कल का जो मतदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। निसंदेह वहां पर ईवीएम से चुनाव होना है और उस चुनाव को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबको वहां पर ड्यूटी पे तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल भी अच्छी खासी वहां पर तैनात कर दी गई ताकि किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित ना किया जा सके। और इसके मद्देनजर कल का जो डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि प्रथम चरण का चुनाव कितना सफल होता है, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि 17 नवंबर को जब बाकी शेष छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं तो वो किस प्रकार का होता है। लेकिन अभी फिलहाल ओवरऑल की अगर बात कहें तो किस प्रकार से जो इनकी घोषणा पत्र हैं उन घोषणा पत्रों के आधार पर किसान का जो झुकाव है वो अब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस लिस्ट में, झुकाव की लिस्ट में, भारतीय जनता पार्टी तो अब पीछे देखी जा रही है। इसके साथ अंतिम बात मैं अपना कहना चाहूंगा कि इनकी घोषणा पत्रों के आधार पर पार्टी तो विशेष बन रही है, लेकिन इनके द्वारा नियुक्त किए गए जो चौकीदार हैं या कहें जो इनके प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों की खुद की छवि उतना प्रभावशील नहीं है। और यही वजह है कि उन प्रत्याशियों के अप्रभावशील होने की वजह से भी लोगों का रुझान उस पार्टी से दूर होता हुआ भी देखा जा रहा है। किसी प्रत्याशी की अगर बात कहें, शहर में अच्छी पकड़ है तो गांव में उनका कमजोर स्थिति है। जिनका गांव में अच्छी पकड़ है उनके शहर में अलग प्रकार की छवि है, गुंडागर्दी, वसूलीबाज, इस प्रकार की छवि है, जिसकी वजह से जो पार्टी है उनको भी खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कई बार तो अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि जिन प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया गया है वो एकदम नए नए अभी राजनीति में आए हुए हैं, उनको राजनीति का एबीसीडी नहीं पता। और यही वजह है कि उनके इतने महत्वपूर्ण बातें उनके पार्टी के द्वारा कहने के बाद भी उन बातों को ये जनता तक, आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बस इतना कहना चाहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।